आरा 5वें अनुसूची में आदिवासियों में एक बहुत अच्छी हुनर होती है साथियों, मेहनती बहुत ज़्यादा। अगर मेहनत करने पुतारू आ जाए और उसका एकदम से सही रास्ता रहेगा ना, वो सबको पछाड़ देगा। ठीक है, मैं खुद आदिवासी हूँ, तो हम लोग खेतों में काम किए थे, तो हमारे जो दादाजी होते थे वो हमको 5 बजे उठा देते थे और 5:30 बजे हम लोग खेत में होते थे। और खेतों में जब हम लोग बैल लगा के हलों पे जब हम लोग हल चलाते थे तो 11-11 बजे तक हम लोग मतलब कि सीधा सीधा काम करते थे। सुबह पेट में बस 1 गिलास पानी गया, 1 लोटा पानी गया है, अनाज का एक दाना नहीं। उस आदमी की औकात और हिम्मत देखो, 11 बजे तक जोत रहा है ना। बामन से ना अगर जुतवा के देखो तो खाली पे जोत पाएगा नहीं, दूसरा लोग जोत पाएगा। तो साथियों, इन लोगों का जो कैरेक्टर है, हमारा जो कैरेक्टर, हमारा मेहनती का कैरेक्टर है। दूसरा कैरेक्टर क्या है, हम लोगों में एक बहुत बुरी आदत है, वो बहुत भयंकर भोलापन है। हम लोग चतुर नहीं। तो आज की इस मुलाकात के पीछे मैं आप लोगों को चतुर बनाने का एक अपील करके जा रहा हूँ। आप लोग ब्राह्मण लोगों से ज़्यादा चतुर और षड्यंत्रकारी बनना है ना, तब जाके आप बचा पाओगे। उससे ज़्यादा षड्यंत्रकारी और ज़्यादा चतुर बनोगे तो अपने आप को बचा पाओगे, अपना 5वीं अनुसूची बचा पाओगे, अपना जल जंगल जमीन बचा पाओगे। अगर आप भोले रहोगे तो फिर आएगा, उसके बाद में ब्राह्मण कलेक्टर आएगा, उसके बाद में आपको बरगलाएगा। आप सीधा साधा रहोगे तो आप बरगला जाओगे, चतुर रहोगे तो आप अपनी ज़मीन की सुरक्षा करोगे, चतुर रहोगे तो सुरक्षा करोगे ना। एसडीएम को भेजा जाएगा, ब्राह्मण एसडीएम को, है ना, वो चतुर आदमी अगर आपको बरगलाएगा, आप अगर भोले भाले रहोगे तो बरगला जाओगे, अपनी ज़मीन को खो दोगे। संविधान क्या बोल रहा है कि आपके लिए विशेष अधिकार है आपका क्षेत्र। तो इस विशेष अधिकार का कानून को, सत्ता को छीनने के लिए, क्योंकि देखो साथियों, आज संविधान जरूर लागू है, लेकिन ब्राह्मण के दिमाग में मनुस्मृति को अमल करने का विचार चलता है ना, संविधान को अमल करने का विचार थोड़े ना चलता है। तो मनुस्मृति में क्या लिखा था ब्राह्मणों के संविधान में कि शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा। आपका जमीन छीन के क्या कर रहा है, आपका जमीन को लूटने का काम कर रहा है ना, यानी कि आपका संपत्ति छीन रहा है। लिख के क्या रखा था, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा। अभी क्या कर रहा है, छीनने का काम कर रहा है। वो बदला क्या, वो कभी नहीं बदला। उसके बाद में उन्होंने बोला कि इनके पास में शिक्षा रखने का, शिक्षित होने का अधिकार नहीं होगा, शिक्षा पाने का अधिकार नहीं होगा। तो वो अपने बच्चे को इंटरनेशनल कोर्स का पढ़ाई करवा रहा है, इंटरनेशनल सिलेबस पढ़ाई कर रहा है, और आपके बच्चे को सरकारी स्कूल में भिजवाता है और क्या बोलता है 10वीं तक इसको फ्री में पास करो। जो बच्चा कक्षा 10वीं तक फ्री में पास होगा वो कितना होशियार बनेगा, कितना होशियार बनेगा। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था, मेरे को कक्षा 4वीं तक फ्री में पास किया गया, मैंने बताया था वहाँ पे, मेरा हालत ख़राब हो गया। मात्र मैं 4 कक्षा पास हुआ था फ्री में। पता नहीं उस समय तो ऐसा नियम भी नहीं था, लेकिन वो मास्टर लोग पता नहीं क्यों मेरे को पहली से लेकर 4वीं तक ऐसे पास कर दिए। मेरा पूरा बेस खराब हो गया, पूरा बेस खराब हो गया मेरा। तो मैं तो खुशनसीब था कि मैं संभल गया, क्योंकि मेरा पिताजी मेरे स्थिति को देखे और उन्होंने मिशन स्कूल में दाखिला दे दिया, मैं संभल गया। लेकिन हमारा बच्चा जो 10वीं तक फ्री में पास होगा वो कैसे संभलेगा। नहीं, मेरा न्यू 4 साल में बिगड़ गया था। शिक्षा का विरोधी है, संपत्ति का विरोधी है, और तीसरा नंबर सबसे महत्वपूर्ण बात है साथियों कि वो ना आपके सत्ता का विरोधी है। वो कभी नहीं चाहेगा कि सत्ता आपके हाथ में होवे। 3 चीज का विरोधी है। मनुस्मृति में हजारों साल पहले लिखा था, आज 2025 में भी अमल कर रहा है। ध्यान देने वाली बात है, सही बात है। हाँ, आज भी वो अमल कर रहा है उस बात को, जो मनुस्मृति की बात को आज भी अमल कर रहा है। तो नियम क्या है, नियम है संगठित शक्ति का निर्माण करना, इसका उपाय है। संगठित शक्ति का मतलब क्या है, अभी देखिए हमारे जितने भी जो किसान लोग हैं, अभी कटनी का सीजन है, उनको महत्वपूर्ण क्या लग रहा है कि हम धान काटें। मीटिंग जाएंगे तो एक दिन का धान काटने का हमारा टाइम लॉस हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। वो आदमी एक दिन की धान कटाई का नुकसान को काउंट कर रहा है, वो मीटिंग नहीं बैठेगा तो उसका बुद्धि नहीं बढ़ेगा, उसका नुकसान की वो काउंटिंग नहीं कर पा रहा है। ऐसा ही हाल तो हुआ है, हाँ। तो मीटिंग में नहीं आए। बिल्कुल एकदम सही बात है। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, भैया आप लोगों को लगता होगा कि हम ज़्यादा काम करेंगे तो पैसा वाला बनेंगे, आप लोगों को ऐसा लगता होगा, औरों को भी लगता होगा जो सोशल मीडिया में मेरा वीडियो को देखते होंगे। मैं आप लोगों की गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। अगर आप सबसे ज़्यादा मेहनती हैं तो जो सेठ बनिया लोग हैं, जो ब्राह्मण बनिया लोग हैं, उनसे ज़्यादा संपत्ति आपके पास में क्यों नहीं है। मेरा सवाल है आपसे, ब्राह्मण बनिया लोगों से ज़्यादा पैसा है क्या आप लोगों के पास में। मेहनत तो दिन रात आज कर रहे हो, आज भी हमारे लोग खेतों में काम कर रहे हैं। तो साथियों, मैं गलतफहमी दूर करने के वजह से मैं बता रहा हूँ आपको
कि हम लोगों को संगठित होने से ज्यादा पैसा मिलेगा जी। आज अगर जो आदमी सुबह से लेकर शाम तक धान काटेगा, अब मेरे को ईमानदारी से बताओ कितना पैसा कमाएगा। आज अगर सुबह से लेकर शाम तक हमारा आदमी जो भी अपना काम कर रहा है, दिन भर में कितना पैसा कमा सकता है। एक दिन का मजदूरी मजदूरी 200 रुपये। चलिए अगर मान लिया 5-10 क्विंटल भी अगर धान वान काट वाट ले जो मालिक होगा, तो उसकी कीमत कितना है। आप लोगों के पास में कैसे क्विंटल बिकता है धान? 10 दूनी 20 25 1800 रुपया ना। 2025। तो अगर मान लिया 5 क्विंटल अगर आज काट भी लिया तो 10,000 तो कमाया। हाँ 10,000 10,000 कमाया। हाँ। अगर वो यहाँ पे संगठित होने का हुनर को सीखता सुनता तो 80,000 लाख करोड़ का मालिक है वो। संगठित होने से 80,000 लाख करोड़ का मालिक होता हमारा आदिवासी। आज जो गौतम अडानी है जो आपका जमीन को छीनने की तैयारी कर रहा है, वो आदिवासियों का जमीन का अभ्रक को, जमीन का कोयला को, जमीन का हीरा मोती सोना चांदी को बेच बेच के विश्व का सबसे अमीर चौथा नंबर का आदमी बन गया। कितना नंबर का आदमी बना है? हमारा आदिवासी क्या कर रहा है? धान काट रहा है। खजाना उसी के जमीन में पड़ा हुआ है, अडानी छीन रहा है, अमीर बन रहा है। हमारे आदिवासी का जो आँख है खुल ही नहीं रहा। सही बात है कि गलत है? ये इसलिए होता है साथियों कि जो हरपाल सिंह, जो हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़े थे, ज्ञान की 2 बातें जहाँ पे मिले सुनना चाहिए। बोला कि नहीं बोला? तो हमारा क्या है, अरे आज हम ज्ञान की बातें नहीं सुनेंगे, आज हम क्या करेंगे? धान काटेंगे। तो धान काटने से आज भैया 80,000 लाख करोड़ का मालिक आप नहीं बन सकते। इसलिए इसको आदत बनाओ जिस दिन मीटिंग हो। क्योंकि वक्ता कौन होता है साथियों? वक्ता वो होता है जो किसी भी संगठन में 10-10 साल 20-20 साल समय लगाया होता है, वो आदमी वक्ता के रूप में आता है। कभी कभी कम अनुभवी लोग भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हमने देखे हैं कि वे लोग ज़्यादातर उस जगह पे जाते हैं जिनके पास में बहुत अच्छा अनुभव होता है, और उनका 20-30 साल का अनुभव, 10 साल का अनुभव आप घंटों में सुन लेते हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। यानी कि ज्ञान ही हथियार है। दिनेश भाई बताया ना, ज्ञान ही हथियार है। ज्ञान का सही एप्लीकेशन होगा, आप अपनी 5वीं अनुसूची बचा पाओगे तो 80,000 लाख करोड़ के मालिक होगे ना भाई। अगर ज्ञान ही नहीं है कैसे बचाना है? एक कलेक्टर आएगा, अभी जैसे अभी भाई लोग बता रहे थे कि भाई हमारे ऊपर में FIR है, हमारे ऊपर में FIR है। मैं ज्ञान की बात आपको बता रहा हूँ। आपका आरक्षित इलाका है, आपका रिजर्व इलाका है, आपका विशेष अधिकार इलाका है, इसमें BNS की धारा आदिवासियों के ऊपर नहीं लगता। जनरल इलाका कानून आपके पास में कैसे लगेगा? जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, आपका जो मोटरसाइकिल यहाँ पे खड़ा हुआ है, मोटरसाइकिल में 4 व्हीलर का इंजन का नट बोल्ट आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो अलग चीज़ है और मोटरसाइकिल अलग चीज़ है। उसी तरह केंद्र सरकार अलग है, राज्य सरकार अलग है, आदिवासियों का विशेष अधिकार अलग है। तो ये जो आपका जो प्रशासन नियंत्रण आज करके रखा हुआ है, कलेक्टर रखा हुआ है, SDM रखा हुआ है, तहसीलदार रखा हुआ है, SP रखा हुआ है, वो आपके ऊपर में BNS की धारा भी नहीं लगा सकता। ज्ञान इतना महत्वपूर्ण है। अगर आपको पता रहेगा तो आप बोल सकते हो कि कलेक्टर महोदय, आप संविधान के विरोध में जाके आप हमारे ऊपर में धारा लगा रहे हो। आपको पता है मैं राज्यपाल और आपका राष्ट्रपति से शिकायत करके आपका नौकरी भी खा सकता हूँ। जानकारी रहेगा तो बोलेंगे ना जी। अब जानकारी नहीं रहेगा तो क्या होगा? वो आदमी आपको अंदर ले जाएगा, उसके बाद में फिर आप लोगों को चक्की फिशिंग करवाएगा, आप बचते फिरोगे। इसलिए साथियों, सबसे बड़ा हथियार वाकई में जानकारी है। इस वक्त जो बंदा जितना ज़्यादा जानकार होगा वो उतना ज़्यादा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने में माहिर होगा। प्रशासन के लोग आएंगे, कंपनी के लोग आएंगे, आपसे बहस करेंगे। आपके पास में जानकारी होगा तो आप बहस कर पाएंगे ना। इसलिए ये जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है, इसको ज़िंदगी का सतत हिस्सा बनाइए। ये एक बार में नहीं आता है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा मेरी बातों को सुनते सुनते, अरे ये तो ऐसा बात है यार, मैं तो तुरंत बोल दूंगा, चला जाऊंगा। आपके दिमाग में धीरे धीरे उतर जाएगा। कंपनी का आदमी और कलेक्टर आएगा, फिर पता नहीं यार इनका क्या बोला है यार, उस दिन आपके दिमाग में आएगा नहीं जल्दी जल्दी जी। लेकिन आप इसको जब एसोसिएट करते हैं साथियों, जब आप लगातार इसके साथ में बने रहते हैं, तो ये जो बातें आपके दिमाग में परमानेंट बैठ जाता है, परमानेंट बैठता है। इसलिए पूरे गांव वालों को सिखाइए, सभा के दरमियान में भैया काम धाम भार में जाए। काम तो हम कल भी कर लेंगे, जमीन रहेगा तो कल धान काटेंगे ना, जमीन ही नहीं रहेगा तो कहाँ खेती करेंगे? आपको क्या लगता है अडानी का दिल्ली बम्बई में जाके नांगर जोतेंगे क्या? नहीं, वहां पे नहीं हो पाएगा। तो दुनिया का जो सबसे कीमती विरासत और कीमती धरोहर हमारी जमीन है, जहाँ पे हम निवास करते हैं,
क्योंकि आप लोगों को बरगलाया गया है। जो पैसा देता है ना 1 करोड़ 2 करोड़, 1 करोड़ 2 करोड़ क्यों पैसा देता है पता है आपको? क्योंकि आदमी कहाँ पे पैसा लगाता है, कहीं पे भी पैसा लगाता है, फितरत होती है, धंधे की फितरत होती है, बिजनेस का फितरत होता है। जहाँ पे आदमी पैसा लगाता है इसलिए पैसा लगाता है कि वहाँ से उसको डबल टिबल चौगुना मुनाफा हो, तभी तो पैसा लगाता है। अभी कोई भी धंधा कर रहा है, उसको अगर ऐसा पता चले मुझे यहाँ पे नुकसान है, पैसा लगाएगा? नहीं। तो आपको 2 करोड़ क्यों दे रहा है, आपको 1 करोड़ क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको पता है भैया 80,000 लाख करोड़ का मामला है, 1-2 करोड़ फेंक देंगे क्या होने वाला है। अभी लगाता हूँ। तो साथियों मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ मैं कि आपको पैसा का लालच देते हैं, और हमारे जो आदिवासी लोग जो भोले भाले हैं, इनोसेंट हैं, उनको बातें समझ में ना आती, पैसा के लालच में आ जाते हैं। दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण चीज आपका जमीन है। मैं आपका जमीन का महत्व बता के मैं जाऊंगा यहाँ से। अगर मान लिया किसी सेठ के पास में, किसी बनिया के पास में, ब्राह्मण के पास में अगर 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपए से धंधा करना चाहता है, पहला रिक्वायर क्या है? धंधा करने के लिए जमीन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। उसके पास जमीन नहीं, उसके पास जमीन नहीं है, इसलिए आपके 5वें अनुसूचित क्षेत्र में नजर गड़ा के रखा हुआ है। धंधा करने के लिए पहला रिक्वायर धंधा करने के लिए जमीन है, और हमारा आदमी सोचता है कि हमारा पहला रिक्वायर पैसा है। बताइए तो बुड़बकाई के हद क्यों ऐसा सोचता है? क्योंकि वो मीटिंग नहीं बैठता है, जागृति का बात को नहीं सुनता है, इसलिए उसको पता नहीं है। अगर सेठ मरवारी के पास में अगर पैसा ही सब कुछ है, जिसको बोल रहा है कि हम तुमको 2 करोड़ रुपया देंगे, अरे 2 करोड़ तुम्हारे जिंदगी में इतना वैल्यू रखता है तो 2 करोड़ से तुम अपना धंधा पानी सेटल करना रे। अभी मान ली उसको मॉल खोलना है, किसी बनिया ब्राह्मण को अपने मुंडी में मॉल खोलेगा क्या? नहीं। क्या चाहिए उसके लिए? धरती चाहिए। धरती चाहिए। धरती किसके पास में है? आदिवासी के पास है कि नहीं है? जी। और आदिवासी को क्या वैल्यू लगता है? पैसा। विनाश काले विपरीत बुद्धि है कि नहीं? विनाश है। और अभी एक ब्राह्मण की बात है यहाँ साहिबपुर में, वो एक आदिवासी का माना है आज इस साल नहीं सके अगले साल कर लेंगे, अगले साल नहीं सके 5-10 साल में बना लेंगे। पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप जमीन बना के बताओ। तो हमारे आदिवासियों को समझने की जरूरत है। पूरे देश भर के आदिवासियों से मैं अपील करता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, मेरे बहुत अच्छे दर्शक हैं मेरे साथ में, मेरे वीडियो का अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। मैं पूरे देश भर के आदिवासियों से कहना चाहता हूँ जमीन सबसे महत्वपूर्ण, जमीन महत्वपूर्ण के साथ में जानकारी हथियार है। साथियों जानकारी इकट्ठा करने में अपना दिमाग लगाइए। मैं भारत मुक्ति मोर्चा संगठन में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद में पिछले 10 सालों से है। मैं बता रहा हूँ, तारीख लगाते हैं संगठन के लोग, तारीख लगाते कि फलाना तारीख को कार्यक्रम है। अभी जैसे 15 तारीख को कार्यक्रम है ना, अभी जैसे झहुआ में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद राष्ट्रीय अधिवेशन है, तो पहले से तिथि इसलिए बताया जाता है साथियों, क्योंकि आप अपना जो जरूरी काम है घर का, जी। हर काम जरूरी होता है, आप उस तारीख से पहले खत्म कीजिए या उस तारीख के बाद में खत्म कीजिए, इसलिए वो तारीख बताया गया है। हमारे समाज के आदिवासी होशियार लोग क्या करता है, जिस दिन विशेष तारीख होता है उसी दिन वो घर का काम शुरू करता है। पूरा मामला उल्टा हो जाता है जी, पूरा मामला उल्टा हो जाता है। तो हम लोगों को बेहद चालाक और चतुर होने की जरूरत है साथियों। हमें कौन सा समय में कौन सा निर्णय लेना है ये हम लोग को सीखना है, और हम लोग को क्रम के अनुसार सीखना पड़ेगा। अगर आज हम लोग यहाँ पे बैठते हैं तो निश्चित रूप से साथियों विस्थापन 200% गारंटी है बच जाएगा, अभी भी बच जाएगा, क्योंकि अभी आप लोग जिम्मेदार साथी लोग बैठे हुए हैं। लेकिन जो साथी नहीं बैठा है, अगर वो बैठता तो उनकी इधर आता, जी। क्योंकि ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है ना भाई, और फोटोकॉपी क्या होता है? फोटोकॉपी होता है। निश्चित रूप से मैं जो बातें आप लोगों को बता के जा रहा हूँ, मैं आप लोग जरूर अपने लोगों को बता पाएंगे, लेकिन मैं जैसा भाव के साथ बता पा रहा हूँ ऐसा एकदम सडनली एक ही दिन में हो पाएगा क्या? नहीं। ऐसा नहीं हो पाता। खैर चलो, आजकल टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया पे देख लेगा, लेकिन क्या है कि हमारे लोगों को लड़ने का जो स्पिरिट चाहिए, लड़ने का जो हुनर चाहिए, आज अब सिर्फ ज्ञान से लड़ सकते हैं। प्रशासन के लोग मिली भगत से षड्यंत्र पूर्वक और कंपनी के लोग षड्यंत्र पूर्वक बहुत बरगलाने का प्रयास करेगा साथियों। और एक मैं थोड़ा सा गलतफहमी को दूर करके मैं अपनी बातों को मैं विराम दूंगा, बहुत लंबा चौड़ा नहीं बोलूँगा, क्योंकि आप लोग, मैं जो मैसेज देना चाह रहा हूँ आप लोग समझ रहे बढ़िया से, मेरे को आप लोगों का चेहरा को देखते हुए बातें समझ में आ रहा है। देखिए, जब भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे तो अगर हम दुश्मन के खेमे में घुस जाएंगे जहाँ पे हमको पता ही नहीं है जी, कहाँ पे उनका गन छुपा हुआ है, कहाँ पे बंकर लगा हुआ है, कहाँ पे आपका पैर से खुलने से फटने वाला बम लगा हुआ है, आप उनके खेमा में घुस जाएंगे और दौड़ लगा देंगे, तो क्या लगता है आप लोग लड़ाई जीत पाएंगे क्या? नहीं। पता चल रहा है भैया, जहाँ पे वो बारूद बिछाया है वहीं पे हमारा पाँव अगर ऐसा आ जाएगा तो हम दूड़ जाएंगे। जी। तो लड़ाई कैसे लड़ा जा सकता है? हमारा जब क्षेत्र होगा,
हम अपने क्षेत्र में अपने हिसाब से हम लोग उसको करेंगे तो हम अपने अपने बंकर से हम लोग जीत सकते हैं, अपने खेमे से लड़ाई लड़ेंगे तो जीत सकते हैं। अभी जैसे ब्राह्मण लोगों ने कार्यपालिका के ऊपर में, कार्यपालिका के ऊपर में, लोकतंत्र के ऊपर में अनियंत्रित नियंत्रण करके कब्जा करके बैठा हुआ है। आप हाईकोर्ट जाइए, आपके विरोध में फैसला देगा, गारंटी। जी आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आपके विरोध में जाके फैसला देगा। सुप्रीम कोर्ट में भी विरोध में फैसला देगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था ईवीएम के विरोध में कि ईवीएम में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता है। माननीय मूल निवासी नायक वामन मेश्राम ने उस जो जजमेंट है उसका कॉपी को निकाला, क्योंकि वामन मेश्राम ने वो केस लगाया था सुप्रीम कोर्ट में जी और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। उस फैसले के आधार पे पूरे देश में ईवीएम फोड़ने का मामला आया था, आप लोगों को पता है। जी जी उसी को आधार बना को तैयारी कर रहा है, खुद सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वामन मेश्राम के इरादा को भांप जाते हैं, वो दूसरा चीफ जस्टिस को वहाँ पे बिठाता है। दूसरा चीफ जस्टिस फिर दोबारा निर्णय देता है कि ईवीएम से ट्रांसपेरेंसी चुनाव होता है। बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे थे ना कि वामन मेश्राम क्यों नहीं फोड़ा। पहले ईवीएम के विरोध में फैसला था और जब ब्राह्मणों को लगा कि अब ये लोग फोड़िए देगा, दूसरा चीफ जस्टिस बिठाया गया। और चीफ जस्टिस बिठाने का मामला क्या होता है, कोलेजियम सिस्टम है। 4 ब्राह्मण बैठेगा, एक 5वां ब्राह्मण को जज बना देगा, चीफ जस्टिस हो जाता है। उसमें आपका ST OBC के आदमी के 54-58 कुछ भी नहीं चलता है। नहीं इतना भयंकर षड्यंत्र है यार। अब आप सुप्रीम कोर्ट अपना गाड़ी कमाई का पैसा लगाओगे, वो जज बिका हुआ रहेगा। अब ब्राह्मण लोगों के पक्ष में देगा ना। तो इस टाइप का कई सारी घटनाएं हैं। ये जो आपका अयोध्या का जो वहाँ पे जो जजमेंट आया, तो आप लोगों को पता है जजमेंट कैसे होता है ना। सबूतों और गवाहों के मद्देनजर जजमेंट दिया जाता है। और चीफ जस्टिस क्या बोलता है, मैं रात में सोया था, मेरे को राम सपने में आए और वो बोले कि इनके पक्ष में फैसला दे दें। उल्टा भगवान राम आप लोगों को लग रहा है ऐसा कैसा हो सकता, अरे हो चुका है, आगे भी होगा। आपका जमीन, आपका अधिकार, आपका 5वीं अनुसूची, आपका 244 अनुच्छेद, सब कुछ आपका। लेकिन मैं गारंटी बता रहा हूँ फैसला आपके विरोध में आएगा। लगा थोड़ी चौड़ा में बैठ रही है। क्योंकि भैया इतिहास रिपीट होता है, इतिहास रिपीट होता है। जून जुलाई में बारिश होता है, हर बार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जी है ना। मार्च अप्रैल में फटक तक गर्मी लगता है कि नहीं होता है। दिसंबर में ठंडी लगती है कि नहीं लगती। जी ये कहाँ बदला, रिपीट हो रहा है, इतिहास रिपीट हो रहा है, मौसम रिपीट हो रहा है। एक आदमी पैदा होता है बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था से फिर शिशु अवस्था, किशोर अवस्था, जवानी अवस्था, वृद्ध अवस्था, उसके बाद खत्म होता है कि नहीं होता है। ऐसा तो आदमी नहीं कि साला बुढ़ापे में जन्म ले रहा है और शिशु में मर रहा है, ऐसा तो नहीं होता है। इतिहास हमेशा रिपीट होता है। 5000 इतिहास का सबक बता के जा रहा हूँ साथियों। इनसे न्याय की उम्मीद मत करना, ये न्याय देने के काबिल नहीं है। न्याय आपको नहीं मिलेगा। न्याय पाने का मामला क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। संगठित शक्ति, आप जब संगठित शक्ति के दम पे साथियों, जब शक्ति को आप विकसित करेंगे तो शक्ति से न्याय मिलता है। जब यहाँ पे पूरा करोड़ों की संख्या में आदिवासी अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए जब खड़ा हो जाएगा, उसको बोला जाता है संगठित शक्ति। जब कलेक्टर और कंपनी के लोग आएंगे, आपको बोलेंगे हम जेल डाल देंगे, उस समय करोड़ों आदिवासी संवैधानिक दायरे के अंदर में आवाज उठाएंगे एक मत होके, उसको बोला जाता है संवैधानिक शक्ति। ये संविधान कैसे चलता है, संविधान से देश कैसे चलता है, इसमें हमारा अधिकार कैसा है, इसकी जानकारी शक्ति होता है। इसके आधार पर आप जमीन बचा पाएंगे। और इसको हमारे पूरे के पूरे लोगों को साथियों बताना ही पड़ेगा। आखिरी बातें, उसके बाद में फिर बंद करेंगे। आप लोगों को लग रहा होगा कि यार तुम तो पढ़े लिखे हो, तुमको तो बातें समझ में आ रही है ना। सुधार के नहीं आदमी तो कैसे न कर। बात को समझने के लिए आपने कितना आदमी ने MA की पढ़ाई किया, सादरी बात को समझने के लिए पढ़ाई किया क्या? आप जिस माहौल में उठते बैठते हैं, आप उस बात को सीख जाते हैं। अभी जैसे हमारे जबलपुर में एक साथी हैं, वो आदिवासी हैं, उरांव जनजाति से हैं, और वो मेरे जो पैतृक गांव है उधर के, लेकिन उनके जो पिताजी हैं नौकरी कर रहे थे उधर कोलकाता में, नौकरी कर रहे थे कोलकाता में, और उनकी पैदाइश उधर कोलकाता में हुई। तो वो बंदा कुणुक बोली को नहीं जानता है। जो उरांव लोग जो बोली को बोलते हैं, इतना कल है, ये वाला जो हम लोग का जो बोली है ना, ये जानता नहीं है, वो बंगाली जानता है। उरांव घर में पैदा हुआ,
उरांव लोगों का जो जो मातृभाषा है कुड़ुख, वो कुड़ुख नहीं जानता है। वो कोलकाता में पैदा हुआ और कोलकाता में बंगाली बोलते हैं, वेस्ट बंगाल में, तो बंगाली जानता है। मैं क्या बताना चाहता हूँ साथियों, अगर आप दांव पेच के नियमों के ऊपर में बैठक बैठेंगे, आप भी दांव पेच में माहिर हो जाएंगे। अगर आप संविधान की प्रशिक्षण की बात के लिए बैठेंगे, आप भी संविधान में माहिर हो जाएंगे। चाहे आपका एक क्लास की पढ़ाई भी क्यों ना हुई हो, आप इधर भी क्यों ना रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी जानकारी एकदम अलग है। और जो आप एकेडमिक एजुकेशन में बोल रहे हैं कि ये एकदम अलग है, उसका और इसका एकदम अलग है, दोनों मिलता ही नहीं है। संविधान आपके फेवर में, संविधान आपके फेवर में है। अनुच्छेद 19 का 5 को पढ़िएगा, वो बोलता है कि ये जो प्रशासन के अधिकारी लोग आपको डरवाने का आज काम कर रहा है, ये बोलता है कि आपके अधिकारों को संरक्षण करने के लोग युक्तियुक्त निबंधन में हैं। वो बाध्य है आपके अधिकारों की रक्षा करने के लिए। लेकिन अगर आपको पता नहीं रहेगा तो आप क्या बोलेंगे? अगर मान लिया कलेक्टर आके आपको धमकाना शुरू कर दे, आप बोल सकते हैं सर आप हमारे जो 5वीं अनुसूची के अधिकारों को रक्षा करने के लिए बाध्य हैं, उसी का तनख्वाह मिल रहा है, यहाँ पे ज़्यादा कचर कुचर मत करो, नहीं तो हम लोग फिर आपको कांजी हाउस में डालेंगे। कांजी हाउस पता है आप लोगों को? जो आवारा पशु होता है उसको डाल देते हैं उधर। तो हमारे अभी मुकदम साहब हमको बता रहे थे कि हमारा जो 10 जो गांव मिलके हम लोग एक न्यायालय बना के रखे हुए हैं, है ना। तो आप लोगों के पास में न्यायिक कार्रवाई करने का अधिकार है, जैसे केंद्र सरकार के अपनी कार्रवाई का अधिकार है, राज्य सरकार के अपनी कार्रवाई करने का अधिकार है, वैसे ही आपके स्वायत्त सरकार में जो आप लोग ग्राम पंचायत का जो यूनिट गठन करके जो बैठे हुए हैं, ये भी तो आपका पंचायत न्यायालय है। ये भी तो आपका जो ग्राम सभा के माध्यम, पंचायत बोलने से मैं वो वाला नहीं बोल रहा हूँ जो आपको केंद्र सरकार के द्वारा ऑपरेट होता है। ये ग्राम सभा आपके गाँव पंच परमेश्वर वाली पंचायत के बारे में बोल रहा हूँ। आपके पास में अधिकार है, आपको जानकारी रहेगा तो पता चलेगा ना। आपके पास में जैसे दादाजी बता रहे थे कि मैं पहले फरसा लेके मैं पूरा थाने में घुस जाता था, तो भैया फरसा आप भी पकड़ सकते हैं, लेकिन फरसा को चलाने के लिए जिगर कलेजा चाहिए कि नहीं चाहिए? कलेजा तो चाहिए ना। वैसे ही मैं जानकारी बहुत सारा आपको बता के तो चला जाऊँ कि अनुच्छेद 19 का 5 में ऐसा लिखा हुआ है, अनुच्छेद 13 का 2 में ऐसा लिखा हुआ है, अनुच्छेद 13 का 2 में क्या लिखा हुआ है कि राज्य सरकार ऐसी कोई कानून नहीं बनाएगा जिससे आपकी जो रूढ़ी प्रथा है, जिसको बुद्धि का बल मिला है, वो यहाँ पे हनन हो। आपका 5वां अनुसूचित क्षेत्र है, विकास के नाम पे आपको विस्थापन करने का षड्यंत्र चल रहा है ना साथियों। ये आपका अनुच्छेद 13 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 244 में लिखा हुआ है कि प्रशासन नियंत्रण का अधिकार आदिवासियों को होगा। यानी कलेक्टर जो जिला को चला रहे हो, आप अपनी 5वीं अनुसूची को चलाएंगे, उसका कार्य क्षेत्र जनरल इलाके के लिए है, आपका कार्य क्षेत्र आपके 5वीं अनुसूची इलाके के लिए, कार्य क्षेत्र बटा बटा है। लेकिन जानकारी के अभाव के वजह से वो बंदा आपके जो अधिकार क्षेत्र उसमें अतिक्रमण करता है। इसलिए साथियों प्रशिक्षण मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रशिक्षण सबसे महत्वपूर्ण है। प्रशिक्षण इतना खतरनाक है साथियों, जो जानवर जंगल में आदमखोर बन के घूमता है, प्रशिक्षण के दम पे वो इंसानों के साथ में रह जाता है। शेर रहता है ना, बहुत सारा लोग आप दुबई में शेख लोग को देखिए, वो शेर को पालता है, वो चीता को पालता है। हम लोग इधर कुत्ता बिल्ली पालते हैं, वो लोग उधर शेर को पालता है, चीता को पालता है। यानी कि ट्रेनिंग के माध्यम से जो आदमखोर जानवर है वो भी इंसान जैसा लायक रहने के हो जाता है। और अगर इंसान को अगर जानवर बनाने का प्रशिक्षण दिया जाए, अभी जैसे मैं यहाँ पे मैं जितने भी साथी लोग बैठे हुए हैं, आपके हाथ में अगर मैं AK-47 दे दूँ, मैं अब बोलूँगी लो चलाओ गोली, नहीं चला पाओगे, पूरा हाथ हिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप प्रशिक्षित होंगे, अब दन बिना सोचे समझे मार देंगे पूरा। प्रशिक्षण से जानवर इंसान बन जाता है और इंसान जानवर बन जाता है। तो प्रशिक्षण से आप मालिक नहीं बन सकते क्या जी? तो निरंतर हम लोग को प्रशिक्षण में बैठे रहना है साथियों, और बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि संविधान आपके पक्ष में। और एक ही दिन में बहुत सारी बातों को मैं बताऊंगा ना साथियों, पूरा होश पोश हो जाएगा, है ना। हम लोग टेलीफोनिक संपर्क में रहेंगे और एक कार्यशाला और लगाएंगे, कार्यशाला एक लगाएंगे। सिर्फ दो अनुच्छेद की जानकारी की वजह से आप पूरा इलाका बचा सकते हैं। अभी हमारे छत्तीसगढ़ में ये कुसमी में एक हिंडाल्को कंपनी है साथियों, हिंडाल्को कंपनी है। हिंडाल्को कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, बॉक्साइट खनन करती है, और वो अभी वहाँ पे बिठा के रखी हुई थी, और वो अपना जो कार्य विस्तारीकरण कर रहा था। तो वो बॉक्साइट ड्रिल करने के लिए बड़ा मशीन लेके खजूरी गाँव वहाँ पे लेके गया हुआ था। और मेरा एक वीडियो उन्होंने देखा हुआ था तिरछोट गांव का, जहाँ पे मैं अपनी 5वीं अनुसूची का बखान कर रहा था, मैं बात कर रहा था। उस वीडियो को लोग देखे हुए थे,
और उन्होंने मेरे से संपर्क किया कि भैया ऐसा ऐसा बात है हमारे इलाके में। तो मैंने उनको संविधान के बारे में सिर्फ 2 पॉइंट बताया, और पूरा जो SDM साहब है वो पूरा हिंडाल्को कंपनी के कर्मचारी अधिकारियों को लेके पूरा एकदम कूच कर रहे थे गांव पे। आपको विश्वास नहीं होगा, गांव के सिर्फ 2 लड़के लोग साथियों इसकी महत्व को, इसकी पावर को समझते हुए उन्होंने हिंडाल्को कंपनी का ड्रिल मशीन को वापस ले जाने के लिए मजबूर कर दिया। हमारा लड़ने का तरीका बिल्कुल संवैधानिक होता है। आपके पास में अधिकार ही इतना ज़्यादा इसके अंदर में दिया हुआ है, इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए ही आप सब कुछ कर जाएंगे, लेकिन शर्त है संगठित शक्ति। हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़े ना साथियों, एक लकड़ी टूट जाता है, एक लकड़ी, एक गट्ठा, यानी कि एक सिंगल लकड़ी टूट जाता है, लेकिन उसी को सिंगल लकड़ी का मतलब कि कई लकड़ी उसमें करके एक गट्ठा बनाते हैं, 10-15 बंडल बना लेते हैं सब। एक लकड़ी, 2 लकड़ी, 3 लकड़ी करके पूरा इतना बड़ा बंडल बना लेते हैं। तोड़ के बताओ। तो वो जो पढ़ाई प्राइमरी में हम लोग पढ़े थे, वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं पढ़े थे, हमारी ज़मीन को बचाने के लिए करना है। और साथियों हम लोगों को भाईचारा निर्माण करना है। हमारे लोग क्या करता है, हमारे लोग अपने भाइयों का बुराई करता है, अरे यार फलना इसका है, ऐसा वैसा है। देखिए मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, पूरी दुनिया के अंदर में विचारधारा एक जैसा कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे बैठा हुआ हर आदमी का शकल एकदम अलग अलग है, एक जैसा तो नहीं है ना। मेरा शकल अलग है, आपका शकल अलग है, हमारे पंचम दा का शकल अलग है, हमारे अमर जी का शकल अलग है, हमारे सुनील जी का, दिनेश भाई का, सबका शकल अलग है, एक जैसा तो नहीं है ना। अगर शकल अलग है तो विचार भी तो अलग हो सकता है। अगर आप लोग एकदम से बैठ जाएं, नहीं एक ही टाइप का शकल होना चाहिए, संभव है क्या? तो साथियों सबका विचार अलग अलग ही होगा, एकदम अलग। लेकिन क्या है कि उस विचार को साथ में लेके चलने का हिम्मत और दम आप लोगों में होना बहुत जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, हम लोग कभी कभी अरे यारो जो फलाना बड़ा अल्टर आदमी है भाई, कैसे अल्टर आदमी है, अरे मत पूछो यारो, ऐसा बोलता है, सभी उठता है नहीं बैठता है ऐसा। तो हम लोग प्राइमरी स्कूल में पढ़े हुए थे साथियों, है ना, हंस के बारे में पढ़ते। हंस की खूबी क्या है कि आप पानी और दूध को मिला दीजिए, मतलब कि गुड़ को और अवगुड़ को मिला दीजिए। हमारे लोगों का आपकी कैसी आदत होनी चाहिए, आपका चरित्र कैसे होना चाहिए, गुड़ को पी के चले जाइए, अवगुड़ को वहीं पे छोड़ दीजिए। लेकिन हमारी आदत क्या है, जैसे जो हंस होता है, पानी और दूध को मिला दो, कितना ही ज़्यादा मिला दो, कितना फेंटो उसको, वो दूध को ही पिएगा, पानी को छोड़ देगा, इतना फिल्टर करके पी जाता है। तो वो चीज़ हमको सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, उसको जीने के लिए है। हमारे बीच में सब आढ़ा टेढ़ा, इधर उधर, दायां बायां, हर टाइप का मेंटालिटी का आदमी होगा, नहीं होगा ऐसा बात नहीं है, हर जगह। अरे मानव फितरत है भाई, मानव फितरत है। इसी को बोलते हैं, जानवर को हाँकना बहुत आसान है, 2 डंडा मार दो साला एक तरफ चला जाता है। इंसान को हाँकना बहुत दूरी, आप बोलो इधर चलो, उधर चला जाएगा, और आप उसको डंडा नहीं मार सकते। डंडा मारोगे फिर तुरा के थाना जाएगा, आपके विरोध में FIR कराएगा। तो दिनेश भाई जो बता रहे हैं कि लोगों को जोड़ के रखने का जो मसाला है, उस मसाला का नाम है विचारधारा। लकड़ी को जोड़ने का मसाला का नाम है फेविकोल, वैसे इंसान को जोड़ के रखने का मसाला है विचारधारा। विचारधारा से जुड़ेगा। विचारधारा क्या है? 80,000 लाख करोड़। विचारधारा क्या है? 5वीं अनुसूची। विचारधारा क्या है? अपना राजपाल। विचारधारा क्या है? विद्यमान विधि। विचारधारा क्या है? हमारा रूढ़ी प्रथा। विचारधारा क्या है? हमारा मुकदम व्यवस्था। विचारधारा क्या है? हमारा ग्राम सभा। ये तो मसाला है जोड़ने का। निरंतर जोड़ते रहिए, यकीन मानिए हमारे जो पीढ़ी हैं, हमारे जो लोग हैं, प्राउड फील करेंगे, अरे वाह, हमारा भी केंद्र सरकार की तरह हमारा भी सरकार होगा, हमारा भी राज्य सरकार की तरह हमारा सरकार होगा। ये सारी बातें आवेगी। इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा धीरजता के साथ यहाँ पे धीरजता रखना है, और उधर वाले हिस्से में आक्रामकता रखना है। मैंने बोला था ना, एकदम चतुर बनने की जरूरत है। हम लोग यहाँ पे आक्रामक हो जाते हैं, अरे साले तो कैसे नहीं आया, इससे को बचा देते, बाद में और पीछे करता है। यहाँ पे थोड़ा सहला लेंगे और उधर डांटेंगे जिसको डांटना है हम लोगों को। तो ऐसा करेंगे साथियों, तो निश्चित रूप से हमको बहुत बड़ा फायदा होगा। और आज की आपकी हमारी हम सबको जो मुलाकात है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा परिवर्तन का कारण बनेगा। अब आदिवासियों का जो स्वैत सरकार है, आदिवासियों का जो विशेष अधिकार है, इसको बचाने के लिए, इसको हासिल करने के लिए, इसको चलाने के लिए आप अपने बुद्धि लगाएंगे, आप अपना शक्ति लगाएंगे, है ना। और ज़रूरत पड़ेगा तो हम अपनी जान की भी बाजी लगाएंगे। तो इस मौके पे मैं इतनी बातें बोलकर अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।